हम लोग आज फोर्थ पेपर में जो यूपीएससी और एमपीपीएससी के फोर्थ पेपर से संबंधित है और फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विस के अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जिसका नाम है एम्पैथी। हिंदी में कहते हैं इसे समानुभूति। इसे सहानुभूति समझने की भूल मत करिएगा, ये सहानुभूति से इसका अर्थ अलग है। सहानुभूति यानी सिंपैथी, और ये जो शब्द यहाँ पर उल्लेख किया गया है ये है एम्पैथी यानी समानुभूति। तो यहाँ पर शुरू में ही दो चीजें हमारे सामने आ जाती है, एक तो सहानुभूति यानी सिंपैथी और दूसरा एम्पैथी यानी कि समानुभूति। और एक फाउंडेशनल वैल्यू आपने और भी पढ़ी हुई है जो हमारे इस वीडियो लेक्चर में 2-3 लेक्चर पहले हमने आपको बताया था, जिसका नाम था कंपैशन यानी करुणा, जिसमें हमने गांधी जी के उस तावीज का उदाहरण आपको बताया था, तलिस्मा का उदाहरण बताया था, और उसमें ये बताने का प्रयास किया था कि लोक सेवकों के भीतर करुणा का होना क्यों जरूरी है। लेकिन यहाँ पर हमारा विषय जो है वो है एम्पैथी, समानुभूति। तो समानुभूति टॉपिक पर जाने से पहले हम 2-3 उदाहरण देख सकते हैं, तो आप आसानी से इस विषय में जाने का आपको मौका मिलेगा। जैसे देखिए, आप एक होटल में बैठे हैं और वहां पर आप देखते हैं कि एक छोटा बच्चा जो कि 12-13 साल का है और वो होटल में एक वेटर का काम कर रहा है। आप उस बच्चे को देखते हैं और महसूस करते हैं कि ये अच्छा नहीं है, बच्चा बेचारा पढ़ाई लिखाई का उम्र है, लेकिन देखिए होटल में काम करना पड़ रहा है। उसके प्रति एक सहानुभूति रखते हैं, उसके बारे में सोचते जरूर हैं और सोचते हुए ये भी महसूस करते हैं कि ये सही नहीं है, लेकिन वास्तविक तौर पर उसे महसूस करना और वैसा ही फील करना, इन दोनों में अंतर होता है। अब एक और उदाहरण देखिए, जैसे कि आपने पिक्चर देखी होगी, अगर देखी है तो मुन्ना भाई एमबीबीएस। इस पिक्चर में आपने देखा होगा जो मुन्ना भाई हैं एक हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पर एक जो पोछा या झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति हैं, स्वीपर, वो पोछा लगा रहे होते हैं। मुन्ना भाई वहां से गुजर रहे होते हैं उस हॉस्पिटल से, और अचानक जो है जब वो पोछा लगा रहे होते हैं उसी समय वो गुजरते हैं। तो वो जो स्वीपर व्यक्ति हैं उन्होंने मुन्ना भाई को कहा कि भाई देखो, मैं बहुत मेहनत से ये झाड़ू पोछा का काम करता हूँ और लोग जो है मेरी जो है इज्जत नहीं करते हैं, मेरे काम को महत्व नहीं देते हैं। और मुन्ना भाई ने तुरंत उस व्यक्ति को, जो स्वीपर थे और वहां पर काम कर रहे थे झाड़ू पोछा लगाने का, उन्हें वो गले से लगा लेते हैं और इस तरह से उसके प्रति केवल संवेदना ही व्यक्त नहीं करते, बल्कि उन्हें यह एहसास कराते हैं कि आपकी तकलीफ और मेरी तकलीफ एक समान ही है। जैसे आपके कार्य को लोग महत्व नहीं देते हैं, वैसे ही मेरे काम को भी लोग महत्व नहीं देते हैं। जैसा आप महसूस करते हैं वैसा मैं भी महसूस करता हूं, इसीलिए हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। और वो बूढ़ा व्यक्ति जो इस काम को वहां पर कर रहे थे, वो मुन्ना भाई के गले लगाए जाने से, जिसे उस पिक्चर में जादू की झप्पी कहा गया था, वो बेहद खुश होते हैं और आगे भी उनकी जो दोस्ती है वो लंबे समय तक बनी रहती है। ये एक एग्जाम्पल है एम्पैथी का, छोटा सा एग्जाम्पल। मैंने वेटर का एग्जाम्पल आपको बताया, जो छोटा बच्चा होटल में काम कर रहा है और उसके प्रति केवल संवेदना व्यक्त करना या उस बच्चे को केवल ये दिलासा दिलाना कि तुम थोड़े दिन काम कर लो, बाद में हम तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढ देंगे, तुम पढ़ाई कर लो, तुम्हारे पढ़ाई का इंतजाम कर देंगे, ये सब कहकर उसे ढांढस बंधाना, ये सिंपैथी है। लेकिन उस बच्चे की वास्तविक तकलीफ को समझकर और उसको समझते हुए अपने अंदर उसे फील करना, ये एम्पैथी है।
और एम्पैथी तक ही काम नहीं चलता है, लोक सेवकों को कंपैशनेट भी होना पड़ता है, वो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अगर वो एम्पैथी को समझते हुए, उस फीलिंग को समझते हुए और उस समस्या को हल करने के लिए जब कार्य करने लग जाते हैं तो वो कंपैशन हो जाता है। यानी सिंपैथी से शुरू हुआ, एम्पैथी के रूप में स्टैब्लिश हुआ, और कंपैशन जो होता है वो उस समस्या को हल करने की दिशा में ठोस प्रयास के रूप में सामने आता है। अब आप ये समझ गए होंगे कि ये विषय एक लोक सेवक को समझने के लिए क्यों जरूरी है, और लोक सेवा में जाने से पहले इस विषय की समझ एक लोक सेवक को क्यों होनी चाहिए। एम्पैथी, सिंपैथी या कंपैशन। सिंपैथी को तो खैर यहाँ पर जो है फाउंडेशनल वैल्यू में नहीं रखा गया है। फाउंडेशनल वैल्यू के अंतर्गत आपको यहाँ पर दो चीजें यहाँ पर पढ़ने को मिलती हैं, एक तो एम्पैथी और दूसरा कंपैशन। तो इन दोनों विषयों को विस्तृत रूप से समझने के लिए हम अलग से भी चर्चा करेंगे, लेकिन विषय में अंदर जाने के लिए, उसे समझने के लिए हमने आपको ये दो एग्जाम्पल बताए, जिससे आप एम्पैथी के महत्व को लोक सेवा में समझ ही गए होंगे। अब देखिए, अगर एम्पैथी के आधार पर काम किया जाए, अगर लोक सेवा में एम्पैथी के आधार पर काम किया जाए तो इससे क्या लाभ होता है। अगर एम्पैथी के आधार पर आप काम करेंगे तो बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि जो जनता लोक सेवकों को ये समझती है कि ये तो केवल ब्यूरोक्रेटिक तरीके से काम करते हैं, केवल नियम कानूनों के आधार पर काम करते हैं, इनको तो हमारे लिए कोई फीलिंग ही नहीं, हमारे लिए कोई फीलिंग ही नहीं है। ये जो जनता का ये जो भाव है लोक सेवकों के प्रति, प्रशासकों के प्रति, पुलिस अधिकारियों के प्रति, ये क्या होगा, कम होगा। उनका, जनता का लोक सेवकों के प्रति विश्वास क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इससे जब लोक सेवक सरकार की नीतियों, योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जाएंगे, जब उसे इंप्लीमेंट करने के लिए जाएंगे, तो विरोध, अपोजिशन कम होगा, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, भागीदारी बढ़ेगी, क्योंकि जनता ये मान के चलेगी कि ये वो लोक सेवक हैं जो हमारी फीलिंग्स को समझते हैं, और केवल समझते ही नहीं, उसे वास्तविक तौर पर महसूस करते हैं। ऐसे लोक सेवक अगर हमारे सामने आते हैं और अगर कोई आदेश देते हैं या कुछ हमें कहते हैं तो वास्तव में हमारी भलाई के लिए होगा, हमारी बेहतरी के लिए होगा। तो जनता ऐसे लोक सेवकों में विश्वास करेगी, और जब कोई ऐसा मौका आएगा जन भागीदारी का, तो जनता भागीदारी भी करेगी। डिसीजन लेने में, ये सब चीजें डिसीजन लेने में, जब एक लोक सेवक निर्णय लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया भी है कि लोक सेवकों को कदम कदम पर निर्णय लेना पड़ता है, निर्णय लेना ही प्रशासन है। तो जब वो निर्णय लेते हैं और जब उस निर्णय के अंतर्गत नियम, कानून, संविधान, तथ्य, तर्क या ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए एम्पैथी को भी ध्यान में रखा जाता है, तो वो निर्णय आसानी से लागू हो जाता है, यानी उससे एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है, उस निर्णय की स्वीकृति बढ़ जाती है। क्योंकि ये भी एक समस्या रहती है, लोक सेवकों ने निर्णय लिया, प्रशासनिक अधिकारियों ने निर्णय लिया कि लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए, लेकिन जनता को भले ही उन पर कितनी भी समस्या आ रही हो, कोरोना के कारण बहुत से लोग परेशान हो रहे हो, लेकिन फिर भी वो कहेंगे भाई जब मुझे खाना ही नहीं मिल रहा है, जब मेरा पेट ही नहीं भर रहा है, तो मैं लॉकडाउन करके क्या करूंगा, मैं घर में बैठ के क्या करूंगा, भले ही कितनी भी समस्या हो, मैं तो मेरा काम करता रहूंगा, मैं तो सड़कों पे निकलूंगा। अब देखिए, यहाँ पर डिसीजन तो जनता के हित में लिया गया, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि निर्णय की स्वीकृति नहीं, एक्सेप्टेंस, डिसीजन को एक्सेप्टेंस युक्त बनाया नहीं गया। तो जब लोक सेवक ऐसे निर्णय लेते हैं कि जनता का विरोध स्वतः ही खत्म हो जाता है, स्वतः ही कम हो जाता है, तो निर्णय क्या हो जाता है, एक्सेप्टेबल हो जाता है और आसानी से लागू हो जाता है। और कई बार प्रधानमंत्री महोदय ने ये काम किया है, आप पिछले उदाहरण से देख सकते हैं कि जब एम्पैथेटिकली जब लोक सेवक काम करते हैं तो जनता का विश्वास ज्यादा होता है और निर्णय की स्वीकृति भी बढ़ जाती है।
बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं जिनमें एम्पैथी का पुट होता है। इसको आर्थिक भाषा में कहें तो इसमें इंक्लूजन प्रिंसिपल भी कहते हैं कि भाई जो कोई गरीबों की समस्या है, बेरोजगारों की समस्या है, तो एक ऐसी योजना बना दी, ऐसी नीति बना दी, कार्यक्रम बना दिया जिससे उनकी भावनाओं को तो समझा ही, साथ ही साथ उनकी समस्या को समझते हुए और उसको हल करने का भी प्रयास किया गया। अब जैसे जन धन योजना है, बहुत से लोगों का जो अकाउंट ही नहीं हुआ करता था कुछ साल पहले तक, उन्हें बैंकिंग व्यवस्था से उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता था, लेकिन अब क्या हुआ, जनधन योजना के माध्यम से वो बैंकिंग सेवा से जुड़ गए। और क्या, ओल्ड एज पेंशन, बहुत से वृद्ध लोग हैं, अब हर व्यक्ति तो सरकारी नौकरी में होता नहीं है, और आजकल तो सरकारी नौकरियों में भी पेंशन लगभग खत्म सा हो गया है ना, वो भी कंट्रीब्यूटरी पेंशन के माध्यम से आप अपना पैसा जमा कीजिए, सरकार भी उसमें कुछ मिलाएगी, वो फंड बनेगा और फिर आपको पेंशन मिलेगा। तो ऐसे तो बहुत थोड़े से लोग हैं जिन्हें ये पेंशन की व्यवस्था है, करोड़ों लोग तो ऐसे हैं जिनके लिए कोई सुविधा नहीं है। सरकार ने उनकी भावनाओं को समझा, उनकी जो सोच है, उनकी जो तकलीफ है उसको महसूस किया और ओल्ड एज पेंशन की व्यवस्था कर दी। ये कहां से निकल के आया? एम्पैथी। अब जब लागू करने की बात आएगी तो भी आएगी एम्पैथी, जब नीति बनाने की बात आएगी तो भी आएगी एम्पैथी। ऐसे ही डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित, जो डोमेस्टिक वायलेंस की कोई घटना होती है, मान लीजिए पुलिस अधिकारी उसको डील करते हैं, तो उसे किस तरह से डील किया जाता है। मान लीजिए कोई क्राइम होता है, अपराध होता है, कोई अनुसूचित जातियों के प्रति, जनजातियों के प्रति, गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों के प्रति, तो आप उन एक्ट में जाके देखिए, उनमें एम्पैथी का पुट जानबूझकर डाला गया है कि जब लोक सेवक काम करें तो वो जो अपराध यानी पीड़ित व्यक्ति है, जो विक्टिम है, उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि लोक सेवक केवल नियम कानूनों का पालन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारी तकलीफ को समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और फिर उसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए लोक सेवा में एम्पैथी की जरूरत होती है। अब आप सोचेंगे कि एम्पैथी तो हमने पढ़ा ही नहीं और हमें इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए गए, तो आइए देखते हैं एम्पैथी एक्चुअली उसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो अब जब इतनी बातें आप समझ गए तो डिफाइन करना आपके लिए आसान हो गया। कैसे? तो देखिए, एम मतलब होता है इन, और पैथोस जो है लैटिन वर्ड है, उसी से बना है ये पैथी, और पैथोस का मतलब होता है फीलिंग। तो मतलब क्या होता है? इन फीलिंग, यानी जब किसी लोक सेवकों के भीतर जनता के प्रति या हितग्राहियों के प्रति वैसी ही फीलिंग होगी जैसा वो समझते हैं, तो क्या बन जाएगा? समानुभूति। सहानुभूति नहीं, समानुभूति बन जाएगा। तो ये हो गया एम्पैथोस यानी कि एम्पैथी। अगर डिफाइन करना चाहें तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। द एबिलिटी, एम्पैथी इज द एबिलिटी, एम्पैथी समानुभूति, एम्पैथी इज द एबिलिटी टू सेंस अदर पीपुल्स इमोशंस coupled with ability to imagine what someone else might be thinking or feeling. Very simple. The ability to sense, महसूस करना। क्या योग्यता है महसूस करने की? कि दूसरे व्यक्तियों की भावनाएं क्या हैं और उन भावनाओं को समझना, उसकी कल्पना करना, इमेजिन करना, और वो जैसा सोच रहे हैं या फील कर रहे हैं उसे वास्तविक तौर पर महसूस करना, यही कहलाता है एम्पैथी। इसे आप हिंदी में समझना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं, व्यक्ति की गहरी संवेगात्मक समझ एवं क्षमता। क्या है एम्पैथी? व्यक्ति की गहरी संवेगात्मक समझ एवं क्षमता है। गहरी मतलब अपने अंदर महसूस करता है, वो संवेगात्मक समझ है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है और कैपेसिटी है किस चीज की? जिसमें वह स्वयं को दूसरे लोगों की स्थिति से जोड़कर और उसकी गहनता को महसूस करता है। मतलब दूसरे जो लोग हैं, जो जनता भी हो सकती है, जो कोई अन्य व्यक्ति हो सकते हैं, उनकी जो समझ है, उनकी जो फीलिंग है, उनकी जो तकलीफ है, उनको समझकर, उनकी फीलिंग को समझकर, और फिर वो क्या करते हैं?
उस फीलिंग को समझते हैं और समझ करके आगे की कार्रवाई करते हैं या जो भी उन्हें काम करना होता है करते हैं। तो फीलिंग यहां पर इंपॉर्टेंट है, फीलिंग इज इंपॉर्टेंट। और कैसे फीलिंग? तो जैसा वो व्यक्ति यानी जो तकलीफ में जो व्यक्ति है, उस तकलीफ में फंसे व्यक्ति की जो समझ है, जो उसने महसूस किया है, जो वो महसूस कर रहा है, वैसी समझ भी वो लोक सेवक महसूस कर रहे हैं। अगर भावनाओं के स्तर पर देखेंगे तो भावनाओं को उस स्तर पर महसूस करना जिस स्तर पर उन भावनाओं को मूल व्यक्ति ने अनुभव किया था। अब ये सब 3-4 बातों से आप एम्पैथी को अच्छी तरह डिफाइन कर सकते हैं। क्या बोला इन्होंने? भावनाओं को उस स्तर पर महसूस करना, ये नहीं कि केवल बाहर से दिलासा दे दिया, अरे आपके साथ ऐसा हो गया ठीक हो जाएगा, पीठ थपथपा दिया चले गए, ये नहीं, ये केवल सिंपैथी है। क्या करना होगा? भावनाओं को उस स्तर पर महसूस करना जिस स्तर पर उस व्यक्ति यानी जिसको तकलीफ है उसने महसूस किया है, उस तकलीफ को महसूस करना वास्तविक तौर पर यह कहलाता है एम्पैथी। ठीक है, तो अब दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं, स्थितियों, आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनकी सहायता करने का प्रयास करते हैं, दूसरों के भावों के प्रति संवेदनशील तथा दूसरों के कार्यों में रुचि लेते हैं, तो यह क्या बन जाती है? समानुभूति। दूसरे के व्यक्तियों की भावनाओं को समझना, फीलिंग्स को, स्थिति को समझना, उसकी सिचुएशन को समझना, उसकी आवश्यकता यानी नीड को समझना और फिर इन सब बातों को समझते हुए उसकी सहायता करने का प्रयास भी करना और दूसरे के भावों के प्रति संवेदनशील रहना, सेंसिटिव रहना, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द फीलिंग ऑफ अदर्स और दूसरों के कार्यों के प्रति रुचि भी दिखाना, ये सब मिल करके जो एक टर्म बन जाता है उसे ही कहते हैं एम्पैथी। ठीक है, लेकिन एम्पैथी जो है वो अपने आप विकसित कैसे होगी? इसके लिए भी कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। तो समानुभूति के विकास के लिए पहली चीज तो यह है कि लोगों की समस्याओं से अवगत होना जरूरी है, यानी वी शुड नो द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। वास्तविक समस्या क्या है? मान लीजिए एक लोक सेवक होने के नाते अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं, कोई नीति बनाने में मदद करने जा रहे हैं, कोई पॉलिसी है उसको क्रियान्वित इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो आप देखिए कि लोगों की समस्या क्या है। अगर कोई नीति क्रियान्वित कर रहे हैं तो क्रियान्वयन करने से पहले की स्थिति को समझिए तो कि वो तभी तो आप वो सही ढंग से नीति को क्रियान्वित कर पाएंगे। तो पहली बात यह है कि उनकी समस्याओं से अवगत हो जाइए। परंपरा क्या है उनकी, ट्रेडिशन क्या है, उनके फीलिंग्स यानी उनका विश्वास, बिलीफ क्या है, क्या विश्वास है उनके मन में, क्या चल रहा है, उनकी परंपरा क्या है। इन सब चीजों को जब आप समझ जाएंगे तभी आप वास्तविक तौर पर एम्पैथेटिक हो जाएंगे और एम्पैथेटिक होकर नीति या योजना को क्रियान्वित कर पाएंगे। लेकिन एम्पैथेटिक व्यक्ति कैसे बनेगा, कैसे डेवलप होगा वो? जब उसका पालन पोषण, उसका ब्रिंगिंग अप उस तरीके से हुआ हो, बचपन से उसे उस तरह की बातें बताई गई हो, है ना, स्कूल में, कॉलेज में अलग अलग अवसर पर उसको एम्पैथेटिक रहने के लिए कुछ एक्टिविटीज कराई गई हो। जैसे आपने देखा होगा आजकल कई स्कूलों में बच्चों को बोला जाता है कि आप 5-5 रुपए अपने मोहल्ले में 1-1 रुपए 2-2 रुपए कलेक्ट करके लाइए और उसको जो है कोई पीड़ित व्यक्ति जो है या पूरे पीड़ित समुदाय के लिए वो कलेक्ट करिए। या वो छोटे छोटे बच्चे जो अभी 7 साल 8 साल 10 साल के बच्चे हैं, वो कई बार कॉलोनी में जाते हैं, अलग अलग घरों में जाते हैं, पैसा कलेक्ट करते हैं और ला करके स्कूल में देते हैं। तो क्या ये किस पर्पस से किया गया? क्या पैसा कलेक्ट करने के पर्पस? इसका पर्पस ये है कि वो जो बच्चे हैं उनको ये वास्तविक तौर पर गहराई से ये समझ में आएगा कि हमारे समाज में ऐसे करोड़ों लोग, लाखों लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है, ऐसे लाखों लोग हैं जो ठीक से देख नहीं सकते, ऐसे लाखों लोग हैं जो ठीक ढंग से चल नहीं सकते और उनको हम केवल मदद ही नहीं कर सकते। अब उस स्टेज में तो वो केवल इतना ही कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर ये सिंपैथेटिक वैल्यू, ये एम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक नहीं, एम्पैथेटिक वैल्यू, सिंपैथेटिक में तो खबर बाहर से ही संतोष होगा, उसमें बाहर से ही वो हेल्प कर पाएंगे। एम्पैथेटिक वैल्यू डेवलप करने के लिए ये सब
चीजें की जाती है स्कूल में, कॉलेज में। जब कोई व्यक्ति जिस व्यवसाय में है, प्रोफेशन क्या, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या वो टीचिंग का काम करते हैं, क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, क्या वो मार्केटिंग का काम करते हैं, किस प्रोफेशन में, वहां से भी एम्पैथी का विकास होता है। संस्कृति, किस तरह की संस्कृति, कल्चर क्या है, क्या आपकी संस्कृति जो है वो सहिष्णुता वाली है, टॉलरेंस वाली है, हिंसा वाली है, वायलेंट है। आपकी संस्कृति किस तरह, आप पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, खान पान का तरीका क्या है, क्या आपके खान पान का तरीका, ईश्वर में विश्वास, काम, पहनावा, रहन सहन, आपके पारिवारिक जीवन, ये सब कहीं ना कहीं डेवलप करता है एम्पैथी को, एम्पैथी के विकास में मदद करता है। इसी तरह व्यक्ति की परंपरा, मूल्य, ये सारी बातें जो हैं ये एम्पैथी के डेवलप करने में मदद करते हैं। तो यहां पर हमने ये समझने का प्रयास किया कि एम्पैथी है क्या, एम्पैथी लोक सेवकों के लिए क्यों जरूरी है, एम्पैथी का विकास किस तरह से लोगों में होता है, एम्पैथी जब लोक सेवा में आप जाएंगे तो ये किस तरह से आपकी मदद करेंगे, और लोक सेवा में काम करते हुए ये कैसे आपको सहयोग करेंगे। अगर आप एम्पैथेटिक तरीके से काम करते हैं तो कैसे आप एक अच्छा कोऑर्डिनेटर बन पाएंगे, एक अच्छा, आपके अंदर एक अच्छा लीडरशिप डेवलप हो पाएगा, यानी नेतृत्व का गुण हो पाएगा। आपके जो निर्णय हैं वो जल्दी एक्सेप्टेबल होंगे, आपके निर्णयों के खिलाफ जो है कोई आंदोलन वगैरह जो है जनरली नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया आपके निर्णय को। इस तरह की चीजें विकसित करने में एम्पैथी आपकी मदद करता है। अब ये एम्पैथी भी कई तरह के होते हैं। यहां पर मैंने 3 तरह के एम्पैथी का जिक्र किया है। नंबर 1 कॉग्निटिव एम्पैथी। कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक एम्पैथी, कॉग्निटिव। दूसरा है इमोशनल, भावनात्मक एम्पैथी यानी भावनात्मक समानुभूति। और तीसरा है कंपैशनेट एम्पैथी यानी करुणात्मक समानुभूति। अभी देखिए ये तीनों कैसे अलग अलग तरह से होते हैं, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा अंतर है। जैसे पहला है कॉग्निटिव, ज्ञानात्मक, यानी वो व्यक्ति जिसका थॉट यानी उसकी सोच, उसकी जो इंटेलेक्ट यानी उसकी जो बौद्धिक क्षमता, इंटेलेक्ट मतलब बौद्धिक क्षमता, उसकी सोच, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी समझ इस तरह की है कि वो जब लोगों से मिलता है, बातचीत करता है, तो वो एहसास करा देता है लोगों को कि वो उसकी फीलिंग को उसी रूप में समझ रहा है जो वास्तविक तौर पर उस व्यक्ति की तकलीफ है या उसकी समस्या है, ऐसा वो महसूस करा देता है। इस तरह की जो एम्पैथी होगी वो कॉग्निटिव होगी। लेकिन इसके लिए, कॉग्निटिव एम्पैथी के लिए आपको उस व्यक्ति की परिस्थिति, उसके ज्ञान का स्तर, उसके जीवन शैली, इन सब चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। तभी तो आप अपनी बौद्धिक क्षमता से, इंटेलेक्चुअल पावर से, थॉट से, अंडरस्टैंडिंग से आप उसकी फीलिंग को समझ करके और उसी हिसाब से उसे डील करेंगे। क्योंकि आप यहाँ पर एम्पैथी को एक लोक सेवक के नजरिए से पढ़ रहे हैं, तो आप एक प्रबंधक भी हैं, एक मैनेजर भी हैं। कैसे मैनेजर है? तो देखिए, आप उन व्यक्तियों को जो तकलीफ में है, क्योंकि एम्पैथी की जरूरत कहाँ होगी? जब लोग तकलीफ में है, वो लोग, वो जनता जिनको परेशानी है, जिनको नुकसान हुआ है किसी भी चीज से, बाढ़ में घर टूट गया, कोई परिवार का कोई सदस्य बह गया, कोई भूकंप में कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब केवल वहां पर राहत सामग्री पहुंचाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग भड़के हुए हैं, गुस्सा में हैं, और आप जो है अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोच का इस्तेमाल कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेगोशिएट करने में मदद करता है आपको ये एम्पैथी, कॉग्निटिव एम्पैथी बोलते हैं इसको। आप उन परिस्थितियों को समझ जाते हैं और फिर उसी हिसाब से डील करने लग जाते हैं, तो लोग आपकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, और वो कितने भी गुस्से में हो,
कितने भी नाराज हो प्रशासन से, वो आपकी बात सुनने लग जाते हैं। आप मोटिवेट कर सकते हैं। कॉग्निटिव एम्पैथी की खासियत होती है कि आप लोगों को मोटिवेट भी कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं जो है किसी कठिन से कठिन परिस्थितियों से बाहर आने के लिए। उनके मन में बहुत विषाद, बहुत दुख भरा हुआ है, लेकिन आप उन्हें मोटिवेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एक थॉट है, इंटेलेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, और उसे एम्पैथी के साथ मिक्स करके और आप लोगों को मोटिवेट कर देंगे। इमोशनल एम्पैथी, दूसरा इमोशनल, भावात्मक समानुभूति। इसमें इंटेलेक्ट या थॉट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इमोशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भावनाएं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस अपन ने पढ़ा था, है ना? तो ऐसे ही यहाँ पर इमोशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब व्यक्ति के भीतर क्या चल रहा है, उस व्यक्ति के अंदर क्या फीलिंग हो रही है, वैसा ही महसूस करना, खुद को ये प्रदर्शित करना कि हम वैसा ही महसूस कर रहे हैं जैसा कि आप महसूस कर रहे हैं। मतलब एक लोक सेवक पब्लिक को ये एहसास करा रहे हैं कि जो आप महसूस कर रहे हैं वही हम भी महसूस कर रहे हैं। ये जो इमोशंस के माध्यम से, फिजिकल सेंसेशन के माध्यम से, मिरर न्यूरॉन्स के माध्यम से। मिरर न्यूरॉन क्या होते हैं? मिरर न्यूरॉन का मतलब ये होता है कि जैसा न्यूरॉन उनके अंदर डेवलप हो रहा है, अगर वो रो रहे हैं तो अपन भी रो रहे हैं, अगर वो हंस रहे हैं तो अपन भी हंस रहे हैं, अगर वो तकलीफ में पीड़ा महसूस कर रहे हैं अपन भी पीड़ा महसूस कर रहे हैं। इसको बोलते हैं मिरर न्यूरॉन। तो मिरर न्यूरॉन के माध्यम से, है ना, द इमोशनल एम्पैथी कंसर्न विद फिजिकल सेंसेशन एंड मिरर न्यूरॉन्स। और जब आप वैसे का वैसा आप करने लग जाते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि ये तो वास्तव में मेरे जैसे ही हैं, ये तो मेरी तकलीफ को वास्तव में समझ रहे हैं, और इसीलिए ये हो जाता है इमोशनल एम्पैथी। इसका भी बहुत उपयोग होता है प्रशासन में, खासकर मार्केटिंग में, विपणन क्षेत्र में। और आजकल तो भाई लोक सेवा में भी आप काम करते हैं, आप कलेक्टर हैं, भले ही एसपी हैं, तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, आपको जरूरत पड़ेगी इमोशनल एम्पैथी की। सरकार ने कोई योजना नई शुरू की, लोगों में लोकप्रिय बनाना है, तो आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा लोगों को कि ये वही सरकार की योजना है, आप इसका अनुसरण कीजिए, फॉलो कीजिए। तो देखिए मार्केटिंग में यूज होगा। लोग बोलेंगे अरे मेरी तकलीफ ये है, हम इसको नहीं लागू कर पाएंगे। मान लीजिए जनसंख्या नियंत्रण का ही कोई कार्यक्रम है। अब बहुत सारे लोगों का ट्रेडिशन है कि वो परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को आसानी से अपनाते ही नहीं है, लेकिन आप उनको इस इमोशनल एम्पैथी के माध्यम से उनको समझा देंगे, मार्केटिंग कर देंगे सरकार की योजना की नीतियों को। तो मार्केटिंग के काम में कोचिंग, अगर मान लीजिए आप कोई स्पोर्ट के कोच हैं एक, और आपका कोई खिलाड़ी ओलंपिक में जा रहा है ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे खेल रहा है, वो उसकी भावनाओं को समझ के, उसकी फीलिंग को समझ के, उसके आत्मविश्वास को बनाए रखना ये बहुत जरूरी हो जाता है। इमोशनल एम्पैथी काम करेगा आपका मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स में, खासकर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ये एम्पैथी जो है बिल्कुल बहुत ही प्रभावी ढंग से ये काम करता है। फिर आता है कंपैशनेट एम्पैथी। कंपैशनेट एम्पैथी जो होता है ये इन दोनों का मिला जुला रूप होता है। इसमें क्या होता है, कॉग्निटिव में क्या होता है, बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल तरीके से आप सोचते समझते हैं। इमोशनल में क्या होता है, भावनात्मक तरीके से सोचते समझते हैं। और कंपैशनेट इनसे आगे निकल के क्या करता है, बौद्धिक क्षमता का भी इस्तेमाल करता है, भावनात्मक जो चीजें हैं, भावनात्मक फीलिंग को, इमोशनल फीलिंग का भी इस्तेमाल करता है, और साथ में उनकी जो समस्या है उनको दूर करने का स्टेप भी उठाता है। यानी केवल फीलिंग तक सीमित नहीं रहता, केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रहता, उन भावनाओं या उन समस्याओं को समझ करके उन्हें हल करने की भी कोशिश करता है। ये हो जाता है कंपैशनेट एम्पैथी। तो अब यहां पर आपने देखा कि कंपैशनेट एम्पैथी जो है ये किस तरीके से लोक सेवकों के लिए जो है मददगार साबित होता है। अब इनोवेशन, ये जो एम्पैथी है ये सिविल सर्विसेज के लिए, मैंने शुरू में भी आपको जिक्र किया कि ये हर जगह पर लोक सेवकों के लिए जरूरी है, और खासकर जब डिसास्टर का समय होता है, आपदा वगैरह होती, महामारी फैली है ना, लॉकडाउन है, तमाम देशों में जो है ये बड़ी गंभीर समस्या है, जनता परेशान है, उनके काम रोजगार छूट गए हैं, है ना, जो है लोगों के घरों में जो है कोरोना पीड़ित जो है लोग बैठे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते। ऐसे समय में ये एम्पैथी काम करेगा, हथियार काम नहीं करेगा, बंदूक काम नहीं करेगा, एम्पैथी काम करेगा।
आपने देखा भी होगा टेलीविजन पे कि अभी कुछ समय पहले जब वो 2-3 महीने तक कंटिन्यूस जो है लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, मार्च अप्रैल 2020 की बात कर रहा हूं मैं, तो उस समय आपने देखा होगा कई पुलिस अधिकारी जो है वो सड़कों पे जाते थे, वहां पर जो है एक खाना वाना बनाते थे, और वो लोग जो भूखे श्रमिक जो कहीं इधर उधर जा रहे हैं, भटक रहे हैं, परेशान हैं, है ना, उन लोगों तक खाना पहुंचाते थे। कई बार आपने देखा होगा कि किसी कॉलोनी में किसी छोटे बच्चे का बर्थडे है, अब वो चूंकि लॉकडाउन है, घर से बाहर नहीं निकल सकते, पुलिस वाले उनके घर केक पहुंचा रहे हैं। ये क्या क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? एम्पैथी कि जो प्रशासन है वो जनता के साथ है। मजबूरी है कि आप घरों से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शासन आपके बारे में सोच नहीं रहा। शासन आपके बारे में सोच रहा है, उसे महसूस कर रहा है, ये दिखाने का प्रयास करते हैं। मीडिया के माध्यम से इसे प्रचारित किया जाता है। ठीक है, किसी एक बच्चे के घर केक पहुंचा देने से ये नहीं कि सबके घर केक पहुंच गया, लेकिन ये एक मैसेज होता है, एम्पैथेटिक मैसेज, जो कि लोगों तक पहुंचता है। तो देखिए, सिविल सेवा में अगर आप जाते हैं तो अगर आपके अंदर एम्पैथी है तो आप कोई भी काम जब करने जाएंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू डू एनी जॉब, तो एम्पैथेटिक तरीके से करेंगे तो इनोवेशन, नया नया तरीका निकलेगा काम करने का। काम वही होगा, तरीका नया होगा, लोगों को सेटिस्फैक्शन आएगा, लोग संतुष्ट होंगे आपके काम से, और एक लोक सेवक होने के नाते आपको भी आसानी होगी अपने जो योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम हैं सरकार की, उन्हें क्रियान्वित करने। सोशल हार्मोनी, इससे समाज में क्या होगा? सामाजिक समरसता बढ़ेगी, है ना, प्रशासन में विश्वास बढ़ेगा, लोक सेवा के प्रति विश्वास बढ़ेगा, आपस में लोग जो हैं प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है उससे बेहतर महसूस करेंगे, तो हार्मोनी बढ़ेगी, भेदभाव नहीं होगा समाज में, तो अपने आप लोगों में समरसता बढ़ेगी, मारपीट, दंगा फसाद, अपराध ये कम हो जाएंगे। सोशल हार्मोनी। और क्या होगा? ह्यूमन टच इन ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी के बारे में मैंने एक लेक्चर में बताया था आपको, है ना, खासकर नॉन पार्टीशनशिप वाला जो टॉपिक बता रहा था, तो वहां पर मैंने थोड़ा ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताया। ब्यूरोक्रेसी की यही आलोचना होती है कि बस ये नियम कानूनों और ढर्रे पे चलता रहता है, ये जो है ह्यूमन टच इसमें नहीं होता, ये लोगों के मानवीय दृष्टिकोण से काम नहीं करती, ये इसकी कमी है। ब्यूरोक्रेसी की जब आलोचना होती है तो इसी आधार पर होती है। लेकिन वर्तमान का जो समय है, वर्तमान का भारत जो है वो एक वेलफेयर स्टेट के रूप में है। यहां पर केवल आप ब्यूरोक्रेटिक तरीके से काम नहीं कर सकते, जनता भी अवेयर है, मीडिया भी अवेयर है, सरकार भी जनता के हित में काम करने का सोच रही है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली फिर जनता के पास जाना है, फिर वोट मांगना है, तो इसीलिए प्रशासन के ऊपर प्रेशर रहता है, दबाव रहता है, और उनको काम करना पड़ता है ब्यूरोक्रेसी विथ ह्यूमन टच, यानी कि नौकरशाही तरीके से काम करना है, आपको नियम कानून मानना है, आपको संविधान के तौर तरीके का भी इस्तेमाल करना है, लेकिन आपको ह्यूमन टच, मानवीय तरीकों को भी आपको उसमें लागू करना है। जहां पर जैसी जरूरत हो उसमें मानवीय जो पुट है वो जरूर होना चाहिए, और इससे होता यह है कि जनता का ट्रस्ट प्रशासन में बढ़ जाता है, रेस्पेक्ट ब्यूरोक्रेसी के प्रति बढ़ जाता है, तो विश्वास बढ़ गया प्रशासन ब्यूरोक्रेसी के प्रति, रेस्पेक्ट बढ़ गया ब्यूरोक्रेसी के प्रति। और क्या चाहिए? यही तो चाहिए कि ट्रस्ट, जनता का जो ट्रस्ट है वो ब्यूरोक्रेसी में बढ़ गया, जो रेस्पेक्ट है जनता का वो ब्यूरोक्रेसी में बढ़ गया, और अल्टीमेटली ये होगा कि जनता जो है वो प्रशासन पर विश्वास और भरोसा करेगी, और जब आप नीति, योजना, कार्यक्रम लागू करेंगे तो उसका विरोध कम होगा, शांति बनी रहेगी, समाज में हार्मोनी होगा। यही तो मकसद है हमारा। तो एम्पैथी अगर लोक सेवकों के भीतर है, जिसको फाउंडेशनल वैल्यू में रखा गया है, यानी मूल रूप से आपके अंदर होना चाहिए, एक लोक सेवक होने के नाते आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि हमारे अंदर एम्पैथी हो। तो अगर अपने आप ये आपके अंदर मौजूद है, बाहर से कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपके अंदर ये मौजूद है, आप एक सफल लोक सेवक बन जाते हैं, और ये बहुत बड़ा भला होता है समाज का भी, और सरकार का भी, और देश का भी। तो इस तरह से एक रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस, एक संवेदनशील सरकार की स्थापना होती है। सरकार बनती कैसे? सरकार इन्हीं लोक सेवकों से मिलकर बनती है। ये लोक सेवक जितने भी, चाहे वो छोटे स्तर पर काम करें या ऊंचे स्तर पर काम करें, ये सब मिलकर बनती है सरकार।
सरकार का मतलब ये नहीं कि खाली मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, प्रधानमंत्री या राज्यों में मुख्यमंत्री, यही नहीं होती सरकार। सरकार का मतलब पूरा एक ढांचा है वो, और ये पूरा ढांचा जब एम्पैथेटिक वे में काम करेगी, रेस्पॉन्सिव होकर काम करेगी, यानी संवेदनशील होकर काम करेगी, तो जनता के लिए क्या हो जाएगी? रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस, यानी संवेदनशील सरकार बन जाएगी। और यही तो पर्पस है। आपने कई बार पढ़ा होगा कि जब कोई अच्छी बातें होती हैं तो सरकार को कैसा होना चाहिए, गवर्नमेंट को कैसा होना चाहिए? संवेदनशील होना चाहिए जनता के प्रति। तो क्या केवल मुख्यमंत्री के संवेदनशील होने से सरकार संवेदनशील होगी? क्या प्रधानमंत्री के संवेदनशील होने से सरकार संवेदनशील होगी? नहीं, लोक सेवकों के संवेदनशील होने से, एम्पैथेटिक होने से सरकार संवेदनशील होगी। तो इस नजरिए से भी हमें एम्पैथी को बढ़ावा देना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो एम्पैथी है इसको किस तरीके से स्थापित करेंगे लोक सेवा में? ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, लेकिन डेवलप कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी तरीका है, बहुत से तरीके अपनाए जाते हैं, क्योंकि केवल आदर्श बोल देने से, आइडियल बोल देने से कि हमने कोई ऐसा कोई जड़ी बूटी तो फिट नहीं कर दिया, या ट्रेनिंग के दौरान कोई चीजें बोल दी, या हमने अभी आपको क्लास में ये चीज समझा दिया तो आपके अंदर एम्पैथी डेवलप हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। इसके लिए प्रशासन में जब आप काम करने जाएंगे वहां भी इसके लिए प्रयास किया जाता है। जैसे देखिए, आपको कोशिश की जाए, अगर मान लीजिए आप कलेक्टर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, तो आपको जिलों में भेजा जाएगा, उन परिस्थितियों को समझने और देखने के लिए भेजा जाएगा कि देखो वहां लोग कैसे रहते हैं, उनकी क्या तकलीफ है, उनको महसूस करो। तो ये जो तरीका होता है, यही वो तरीका है जिसके कारण आप एम्पैथेटिक होंगे। एम्पैथेटिक होंगे क्यों? क्योंकि आप उनकी तकलीफों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और खुद भी महसूस कर रहे हैं। तो जब आप प्रशासन में काम करने जाएंगे तो ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। तो ये प्रशासन में ये अपनाया जाता है, खासकर ट्रेनिंग के दौरान। जब आप मान लीजिए आईएएस हैं आप, और आपको ट्रेनिंग जो है लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी में दिया जा रहा है, तो आपने देखा होगा उस प्रोग्राम को बोलते हैं सैंडविच प्रोग्राम। 2 साल का कार्यक्रम होता है। तो उसमें आपको 1 साल के लिए आपको फील्ड में भेजा जाता है, और फील्ड में जाके आप क्या महसूस करते हैं कि आज जो जनता है हमारी, उसकी क्या तकलीफें हैं, उनकी क्या समस्या है, उन कार्य प्रणाली क्या है, इन सब चीजों को सीखते हैं और साथ में एम्पैथी डेवलप करते हैं। जब आप ऑलरेडी जॉब में आ जाएंगे और किसी जिले में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, तब भी आपको कई बार छोटे छोटे गांव में जाना होगा, और आप खुद ही नहीं, अपने सबऑर्डिनेट्स को बोलेंगे, डिप्टी कलेक्टर्स को बोलेंगे, अगर आप एसपी हैं तो आप डीएसपी को बोलेंगे, सब इंस्पेक्टर्स को बोलेंगे, इंस्पेक्टर्स को बोलेंगे। क्यों? छोटे से गांव में जाइए, वो पहाड़ी वाले गांव में जाइए, वहां देखिए लोगों की तकलीफें क्या है। कई गांव ऐसे होंगे जहां जाने का, आने जाने का रास्ता नहीं होगा, और वहां पर जब आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि लोग किन तकलीफों से अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। तब आपकी आंखें खुलेंगी वास्तविक तौर पर कि लोग किन किन परिस्थितियों में काम करते हैं, और तब आपके अंदर वो जो फील करते हैं वही आप भी फील करेंगे और एम्पैथी डेवलप होगा। तो सरकार ये सब काम करती है। अब उसे किस रूप में लिया जाता है वो तो देखिए, प्रशासन में जब आप जाएंगे, काम करेंगे, महसूस करेंगे, तभी बताएंगे कि हाँ हमने इसे महसूस किया। ठीक, और भी दूसरी भी चीजें हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज, रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी, आजकल अलग अलग कम्युनिटीज से, अलग अलग संप्रदाय से, अलग अलग समुदाय से कोशिश की जाती है कि ब्यूरोक्रेसी में लोग आए, अलग अलग क्षेत्र से। जैसे एक टेन्योर सिस्टम होता है, टेन्योर सिस्टम में क्या करते हैं कि जिले में जो अधिकारी काम करते हैं उनको कुछ समय के लिए सेक्रेटरिएट में बुलाया जाता है, और कुछ सालों तक जो अधिकारी सेक्रेटरिएट में काम करते हैं उनको जिले में भेज दिया जाता है। तो सेक्रेटरिएट में नीति बनाने के समय या योजना बनाने के समय, कार्यक्रम बनाने के समय की जो तकलीफें हैं वो भी महसूस करके, और फिर जिले में जाके देखना पड़ता है कि भाई उनको बना दो, हमने नीति बहुत अच्छी बना दी, योजना बहुत अच्छा बनाया, क्रियान्वयन में क्या तकलीफ है वो भी तो जाके देखो। तो और जो जिले में काम कर रहे हैं वो ये सोचते हैं यार कैसी नीति बना दी, कैसी योजना बना दी, ये तो इस जिले के लिए एप्रोप्रिएट है ही नहीं। तो जिलों के अधिकारियों को सचिवालय में, सेक्रेटरिएट में, और सेक्रेटरिएट के अधिकारियों को जिलों में भेजा जाता है। ये भी एक तरीका होता है ब्यूरोक्रेसी को, नौकरशाही को समानुभूतिक बनाने में, कि तकलीफ को समझो। सचिवालय में बैठे अधिकारियों की तकलीफ अलग है,
जिले में बैठे जो काम करने वाले अधिकारी हैं उनकी तकलीफ अलग है, जो शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी समस्याएं अलग हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी समस्या अलग है। हर एक फील्ड की अपनी अपनी समस्या है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की अलग समस्या होगी, पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी की अलग समस्या होगी, और जो राजस्व प्रशासन में अधिकारी काम कर रहे हैं उनकी अलग समस्या होगी। तो कहने का मतलब यह है कि वो अधिकारी जब इंटरचेंज होते हैं, जब एक दूसरे की तकलीफ को समझते हैं, तो बेहतर नीति का निर्माण होता है, बेहतर योजनाओं का निर्माण होता है और क्रियान्वयन भी अच्छे ढंग से होता है। इसी को प्रशासन की भाषा में बोला जाता है स्टाफ एंड लाइन कन्वर्सन। मतलब स्टाफ को कुछ दिनों के लिए लाइन में भेजते हैं और लाइन को कुछ दिनों के लिए स्टाफ में भेजते हैं। लाइन मतलब क्या हुआ, जो फील्ड में जाके काम कर रहे हैं, और स्टाफ मतलब क्या हुआ, जो ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं। तो स्टाफ को लाइन की तकलीफ पता चल जाती है और लाइन को स्टाफ की तकलीफ पता चल जाती है। तो इससे क्या डेवलप हुआ, एम्पैथी डेवलप हुआ। तो एम्पैथी डेवलप हुआ तो काम करने में क्या होगा, उसका फायदा होगा। इस तरीके से क्रिएटिंग नए नए मॉडल, काम करने के नए नए तरीके विकसित कर सकते हैं। नए नए तरीके विकसित करेंगे आप, और आप लोक सेवा का एक रोल मॉडल बन जाएंगे, लोक सेवा का एक रोल मॉडल बन जाएंगे, और लोग जो हैं आपको फॉलो करेंगे, आप पे विश्वास करेंगे और कहेंगे कि हाँ, लोक सेवक अगर होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एम्पैथी है, काम करने का तरीका है, और केवल आप काम ही नहीं कर रहे हैं, उस काम को उस ढंग से कर रहे हैं कि लोगों की तकलीफों को आप समाप्त कर सकें, उसे अंत कर सकें। इसीलिए आप एक सफल लोक सेवक बन सकते हैं अगर आपके अंदर एम्पैथी है। धन्यवाद।